नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, धातुओं और अधातुओं की दुनिया। हम परमाणुओं के उस माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू करेंगे जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स डांस करते हैं और वहां से होते हुए सीधे हमारे शरीर के अंदर तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, स्कूल की घंटी हमेशा धातु की ही क्यों बनी होती है? कभी लकड़ी या प्लास्टिक की घंटी देखी है? नहीं ना। इसका सीधा सा जवाब हमारे चारों तरफ मौजूद इन तत्वों के भौतिक गुणों में छिपा है, जो बिल्कुल इनके परमाणु के स्तर पर तय होते हैं। आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। पहले हम भौतिक गुणों की तुलना करेंगे, फिर कुछ मजेदार अपवादों को देखेंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के रहस्य सुलझाएंगे, सक्रियता श्रेणी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि बायोलॉजी में इनका क्या काम है। तो शुरुआत करते हैं इनके भौतिक गुणों से। अगर हम इनके परमाणुओं को जूम करके देखें तो धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आजाद घूमते हैं। यही वजह है कि इनकी सतह चमकदार होती है, जिसे लस्टर कहते हैं। इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, जिसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। और तन्यता की तो बात ही क्या करें। सच मानिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। दूसरी तरफ अधातुओं में ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वो दिखने में डल होती हैं और हथौड़ा मारते ही टूटकर बिखर जाती हैं। अब विद्युत चालकता को ही देख लीजिए। धातुओं के अंदर मौजूद ये फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल किसी हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों की तरह होते हैं। तांबे के तार से बिजली गुजरते ही बल्ब तुरंत रोशन हो जाता है, जबकि अधातुओं के मामले में समझ लीजिए कि हाईवे के सारे दरवाजे बंद हैं, बिजली आगे बढ़ ही नहीं पाती और बल्ब बुझा का बुझा रह जाता है। और सिर्फ बिजली ही नहीं, ये धातुएं ऊष्मा यानी हीट की भी बेहतरीन सुचालक होती हैं। चांदी और तांबा इसमें सबसे आगे हैं। यही कारण है कि हमारे किचन के बर्तन हमेशा धातुओं से ही बनाए जाते हैं, ताकि खाना बेहतरीन तरीके से पक सके। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से पर, नियम के अपवाद और उपधातुओं की तरफ। खैर, विज्ञान में हर नियम को तोड़ने वाले कुछ बागी तो होते ही हैं। धातुएं आमतौर पर बहुत कठोर होती हैं, राइट? लेकिन सोडियम इतना मुलायम है कि इसे मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम को तो बस हथेली पर रख लीजिए, वो शरीर की गर्मी से ही पिघल जाएगा। और अधातुओं को देखिए, आयोडीन में धातुओं जैसी चमक होती है और ग्रेफाइट एक अधातु होकर भी बिजली का इतना शानदार सुचालक है। और फिर आते हैं मेटलॉइड्स यानी उपधातु। बोरोन और सिलिकॉन जैसे तत्व बिल्कुल बीच के लोग हैं। दिखते धातुओं जैसे हैं, लेकिन होते भंगुर हैं। इनकी बाहरी कक्ष में 3 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सच कहूं तो इनकी यही बदलती हुई चालकता आज के हमारे स्मार्टफोन्स और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रीढ़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो क्या होता है। पानी के साथ इनकी जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। सोडियम और पोटेशियम को ठंडे पानी में डालिए और बूम, ये इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि तुरंत आग लग जाती है और हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। कैल्शियम थोड़ा शांत है, वो बस पानी में तैरने लगता है। लेकिन मैग्नीशियम तो नखरे दिखाता है, उसे रिएक्ट करने के लिए उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए होता है। और अगर बात करें जिंक और आयरन की, तो ये इतने जिद्दी हैं कि ठंडे या गर्म किसी भी पानी से रिएक्ट नहीं करते। इनसे रिएक्शन करवाने के लिए पानी को उबालकर सुपर हॉट भाप में बदलना पड़ता है। एसिड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही दिलचस्प मामला है। जब धातुओं को किसी डाइल्यूट एसिड में डाला जाता है तो वो दरियादिल बनकर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकालती हैं। लेकिन अधातुएं ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाती, क्योंकि वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा ही नहीं सकती। अब ये सब देखकर जो पैटर्न बनता है वो हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी की ओर ले जाता है। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, ऐसा क्यों है कि कुछ धातुएं पानी को छूते ही फट जाती हैं, जबकि सोना सदियों तक बिना किसी नुकसान के समंदर की गहराइयों में पड़ा रहता है, बिल्कुल सुरक्षित। इस बड़े अंतर को समझने के लिए ही हमें एक रैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यही है वो लिस्ट, सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम जैसे मोस्ट रिएक्टिव तत्व। जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की इनकी क्षमता कम होती जाती है। बीच में हाइड्रोजन एक रेफरेंस की तरह है और सबसे नीचे मिलते हैं चांदी और सोना, जो सबसे कम प्रतिक्रियाशील हैं।
इस लिस्ट से विस्थापन अभिक्रियाओं का एक बड़ा ही सीधा सा नियम निकलता है। अगर किसी कमजोर धातु के घोल में किसी ज्यादा ताकतवर धातु को डाल दिया जाए तो वो ताकतवर धातु आक्रामक तरीके से उस कमजोर धातु को बाहर निकालकर खुद उसकी जगह ले लेगी। इस रिएक्टिविटी को समझना कोई किताबी ज्ञान नहीं है। धातु कर्म या मेटलर्जी पूरी तरह से इसी पर टिकी है। पृथ्वी से खनिजों और अयस्कों को निकालकर कम से कम खर्च और मेहनत में शुद्ध धातुएं कैसे प्राप्त की जाएं, ये सब इसी विज्ञान की बदौलत मुमकिन हो पाता है। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले सेक्शन पर आते हैं। जीव विज्ञान में धातु। आयरन, कॉपर और जिंक, ये नाम सुनकर शायद किसी फैक्ट्री या खदान की याद आए, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे शरीर और जीवित ऊतकों का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। धातुएं सिर्फ बाहर नहीं, सीधे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। बायोलॉजी ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना रखा है। कैल्शियम और सोडियम जैसी बल्क धातुएं शरीर के ढांचे को संभालती हैं, और फिर आयरन या जिंक जैसी ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस धातुएं होती हैं जो एंजाइमों के अंदर बेहद जटिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये जो चार्ट है ना, ये एक सख्त नियम बताता है। शरीर के लिए ये धातुएं जरूरी तो हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा एक खास लिमिट से जरा सी भी ज्यादा हो जाए तो ये सीधा जहर बन जाती हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि किसी धातु की मात्रा कम होने का मतलब उसकी अहमियत कम होना बिल्कुल नहीं है। शरीर में किसी धातु की वो सूक्ष्म अल्ट्रा ट्रेस मात्रा भी एक स्वस्थ जीवन और पूरी तरह से सिस्टम फेलियर के बीच का निर्णायक अंतर हो सकती है। तो सोचने वाली बात है, जब हमारे स्मार्टफोन के ट्रांजिस्टर से लेकर हमारे खून में बहने वाली ऑक्सीजन तक हर चीज इन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली धातुओं पर निर्भर है, तो जरा सोचिए भविष्य में मिलने वाली नई मिश्र धातुएं हमारी टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी की सीमाओं को कहां तक ले जाएंगी। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। विज्ञान के इस अद्भुत सफर में सवाल पूछते रहिए,